पेडागोजी का सेशन आज। तो पेडागोजी में लास्ट क्लास में कक्षा कक्ष प्रक्रिया गतिविधियां संवाद पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने ये सब पढ़ लिया था, कक्षा कक्ष के अर्थ क्या हैं ये सब पढ़ लिया था। इसमें मैंने इसके उद्देश्य क्या होते हैं ये पढ़ लिया था। इसके बाद इसमें कक्षा कक्ष प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षक का व्यवहार क्या होता है, इसमें स्टूडेंट का व्यवहार क्या होता है ये भी पढ़ लिया था। उसके बाद इसमें मैंने आपको अन्य प्रक्रिया में बताया था। इसमें कुछ विधियां और पढ़ी थी, इसमें मैंने आपको विधियां भी बता दी थी। ये जो विधि जैसे आप समझ रहे हो ये इसमें शिक्षक केंद्रित विधि है ना। उसके बाद इसमें विषय वस्तु केंद्रित, शिक्षक प्रभुत्व, उसके बाद रचनात्मक उपागम, पारस्परिक उपागम, ये सब पढ़ लिए थे मैंने, अब पढ़ा दिए थे आपको। शिक्षण विधियां भी आपको ये पढ़ा दी थी, जिसमें व्याख्यान विधि ये सब हो गए थे आपके। और आपका लास्ट हुआ था, ये सब हुआ था, आपका लास्ट हुआ था कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां हो गई थी, जैसे वाद विवाद, डिबेट हो गई थी है ना। डिबेट वगैरह मैंने करवा दिया था ना आपको, डिबेट वगैरह सब करवा दिया था, निदर्शन हो गया था, डेमोन्स्ट्रेशन ये सब हो गया था। उसके बाद ये हो गया था, प्रश्न पूछना हो गया था, ये आस्किंग क्वेश्चन भी हो गया था। उसके बाद आपकी आ गई थी मेकिंग चार्ट, ये वाला कराया था लास्ट, कक्षा में तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट मानचित्र आदि का निर्माण करना, यानी मेकिंग चार्ट मैप्स ईटीसी रिलेटेड टू करंट इवेंट्स इन द क्लासरूम। तो ये सब मैंने आपको करवा दिया था यहां तक। अब इससे आगे की कहानी, अब बात आती है, ये तो थी कक्षा में की जाने वाली, अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो थे कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां। अब हम करवाएंगे कक्षा के बाहर की जाने वाली, कक्षा के बाहर यानी कक्षा कक्ष के क्लासरूम के बाहर की जाने वाली गतिविधियां। तो कौन कौन सी होती हैं? एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कक्षा कक्ष के बाहर की जाने वाली गतिविधियां निम्नलिखित हैं। देखिए कुछ है जो एक्टिविटी है वो होती हैं जो क्लास में नहीं, क्लास के बाहर की जाती हैं, क्लास में नहीं क्लास के बाहर की जाती हैं। हाँ जी, जिंद में जो है पहली हाइड्रोजन की ट्रेन चली है जिंद में आज। तो देखिए समझिए कौन कौन सी होती है। साहित्यिक गतिविधियां बोले तो लिटरली एक्टिविटी, साहित्यिक मतलब समझिए वाद विवाद, भाई वाद विवाद और चर्चा करते हैं, विषयवार क्लब, विद्यालय पत्रिका, नाटक कला, संगोष्ठी मंडल, कहानी, लेखन, कविता, पाठ आदि, कुल मिलाकर साहित्यिक गतिविधियां। शारीरिक विकास गतिविधियां, आप खेलकूद जो करते हो, अंदर और बाहर खेले जाने वाले खेलकूद, सामूहिक अभ्यास, परेड, स्काउटिंग आदि। नागरिक विकास गतिविधियां जैसे सहकारी बैंक, सहकारी स्टोर, सभा, विद्यार्थी परिषद, जलपान गृह, धार्मिक और राष्ट्रीय सामाजिक त्योहारों का मनाना। ये सारी गतिविधियां हम क्या करते हैं? क्लास के बाहर करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हमें बचपन में बड़ा गुस्सा आता था, हमारे जो स्पोर्ट के जो टीचर होते थे जिन्हें पीटीआई कहते थे, पीटीआई क्या करते थे हमें कभी कभी कि भाई क्लास से बाहर ले जाते थे। अरे व्याख्या विधि ये है कि गुरुजी आपको क्या कर रहे हैं, गुरुजी आपको मुंह से बोल के सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो और सुनकर याद कर रहे हो, वो व्याख्या विधि है, एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है। अब समझिए, जैसे आपके पीटीआई होते थे, कई बार क्या करते थे, एक काम करते थे, अच्छा एक काम करो, स्कूल से सभी बच्चों को बाहर ले गए, एक क्लास के बच्चों को, और जो स्कूल के पड़ोस में जो एक पार्क था गंदा, हमसे जाके बोलते थे काम करो, ये पॉलिथीन, इस पार्क से पॉलिथीन उठाओ सभी के सभी। हम क्या करते थे? अरे इंग्लिश भी बता दूंगा भाई, अब्दुल भाई इंग्लिश भी बता दूंगा, चलिए परेशान मत हो। अब्दुल भाई आप कश्मीर से हो तो यार कभी कश्मीर घुमाओगे हमें? हाँ जी, कभी कश्मीर घुमाओगे, दिखाओगे यार कश्मीर? कभी यार कश्मीर देखा नहीं, मतलब थोड़ा सा देखा है, पूरा श्रीनगर वाला एरिया नहीं देखा, गुलमर्ग सोनमर्ग ये नहीं देखा है। संगोष्ठी मंडल क्या होता है? संगोष्ठी मतलब होता है एक साथ बहुत सारे लोग बैठ के और वार्तालाप कर रहे हैं, संगोष्ठी उसे बोल देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नहीं भाई चैप्टर खत्म अभी नहीं हुआ। अच्छा आप इंग्लैंड से हो, ओ बहुत बढ़िया। हाँ, तो कई बार क्या होता था, पार्क की सफाई कराई जाती थी, हमें तब बड़ा बुरा लगता था ना, बड़ी बेइज्जती फील होती थी यार, मास्टर हमसे जो है ऐसे पॉलिथीन कागज ये सब उठवा रहा है हमसे, हैं, बड़ी बेइज्जती फील होती थी या नहीं? अब समझ आता है कि यार वो बेइज्जती वाली बात नहीं थी, ये चीजें होती रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, सामूहिक यानी ग्रुप में लोग काम करते हैं, ग्रुप में काम करने का भाव पैदा होता है। परेड नहीं जानते, परेड सावधान, सावधान हो गए, विश्राम, विश्राम हो गए, सावधान आगे चल। स्काउट गाइड कैंप नहीं किया कभी? अब यार तुम किए हो तो तुम्हें पता नहीं है भाई। स्काउट गाइड कैंप होता था ना, स्काउट गाइड, वो ड्रम बजाते थे त्योहारों पे वगैरह पे, ड्रम बजाना, वो सारी चीजें स्कूल में आपके नहीं होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक विकास, तो ये मैंने आपको बता दिया, अब इंग्लिश में भी सीख लो। देखो इसमें होता है डिबेट, होता है इसमें जो आपका लिटरेरी एक्टिविटी होती है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, सब्जेक्ट वाइज क्लब होते हैं, स्कूल मैगजीन होती है, ड्रामा सेमिनार सर्कल होता है। ड्रामा या सेमिनार सर्कल मतलब जिसे आप संचार गोष्ठी कहते हो, क्या बोला था? संगोष्ठी, संगोष्ठी मतलब होता है सेमिनार सर्कल, सेमिनार सर्कल होता है। हाँ जी, स्टोरी राइटिंग, पोइट्री, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें करते हो। फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटी, इसमें आप स्पोर्ट्स से जुड़े खेल खेलते हो। सिविल डेवलपमेंट एक्टिविटी मैंने बताया कि आप कोई पार्क की सफाई कर रहे हो, किसी तालाब की सफाई कर रहे हो,
होगी ही, क्यों? घर में एक गिलास पानी खुद नहीं लेकर पीते थे। सही बात है भाई, घर में एक गिलास पानी खुद लेकर नहीं पीते थे, वहां जो है पोलोथीन और जो है वो बीन रहे। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए। तो ये मैंने बता दिया आपको। अगला है समाज कल्याण संबंधी गतिविधियां, जैसे समाज अध्ययन मॉडल, मेलों, त्योहारों, व्यवसायों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। ये काम कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूं, हम जब कॉलेज टाइम में थे, जब हम आ गए थे बीएससी फाइनल ईयर में आ गए थे, फिर एमएससी में आए, तो जब हम कॉलेज टाइम में थे, तो कॉलेज टाइम में क्या था, अपन क्या करते थे, जैसे नया बच्चा आता है, जो हमने प्रॉब्लम फेस की, हमें लगा कि यार हमने जो प्रॉब्लम फेस की वो और बच्चों को ना होना चाहिए। अब हमने क्या प्रॉब्लम फेस की, अब कॉलेज हमारा बहुत बड़ा था, एनआरसी कॉलेज अकुर्जा में बहुत बड़ा कॉलेज था। अब यार हमें ये पता ही, क्योंकि हम इस छोटे से स्कूल से गए थे, अब हमें पता ही नहीं था कि एडमिशन कहाँ होते हैं, प्रोसेस कैसे होता है, कि पहले फॉर्म लेते हैं, फिर उसे भरते हैं, फिर जमा करते हैं, कहाँ जमा करना है, फीस के लिए फीस रसीद कहाँ कटेगी, फिर फीस रसीद को जमा करना है। तो एक लंबा प्रोसेस था एडमिशन का, तो हमें बड़ी दिक्कत हुई थी। फिर जब हम बीएससी सेकंड ईयर फाइनल ईयर में आ गए, जब कॉलेज में सारी चीजें हमें जान गए कि ऐसे ऐसे होता है, फिर हम क्या करते थे, एडमिशन के टाइम पे हम, जैसे मैं हूं, मेरे हमारे कई सारे दोस्त, पूरा का पूरा ग्रुप मिलके हम एक सेल लगाते थे। मतलब स्कूल के जस्ट गेट पर एंटर करते ही, जैसे ये कॉलेज है और कॉलेज का जो गेट है, इसके यहां एंटर करते ही हम एक स्टूडेंट हेल्प डेस्क लगाते थे। उस पे जाके हम सुबह सुबह बैठ जाते थे, कोई ना कोई दो लोग वहां बैठे रहते थे, 2-3 लोग, और जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए उन्हें सारी बातें बताते थे कि भाई आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऐसे ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपको यहां जमा करने हैं ये डॉक्यूमेंट्स, आपको ये चीज करनी है, आपको फिर ऐसे फीस जमा करनी है, फीस की रसीद आपको यहां जमा करनी है। यानी उन्हें सारा प्रोसेस समझाते थे, उसे बता देते कि बिल्डिंग नंबर ये है, वहां से जाओगे ए ब्लॉक पड़ेगा, आपको सीधा जाना है, राइट जाना है, फलाने फलाने टीचर ये फॉर्म जमा कर रहे हैं, उनको सारा बताते थे। तो उन्हें क्या होता था, उन्हें दिक्कत नहीं होती थी। तो ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं, समाज कल्याण संबंधी गतिविधियां। आई बात समझ में? क्लियर हो गई कहानी? क्लियर हुई कहानी? चलिए, तो ये सारी चीजें हमने की हैं। आगे भ्रमण संबंधी गतिविधियां, भाई साहब पिकनिक मनाना, शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक मनाना, संग्रहालय, चिड़ियाघर, प्रदर्शनी आदि भ्रमण के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, नहीं इसके लिए हम पैसे नहीं लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। इतने ऐसे काम के लिए भी अगर पैसे लेने लगे तो लानत है फिर हमारे इंसान होने पर। हाँ भाई, अगर हम ऐसे काम के लिए भी अगर हम पैसे, मंडल के बाद लिखा है मेला, ये लिखा है मेलों का आयोजन, यहां मैं लिख देता हूं इसे हिंदी में, मेलों का आयोजन, मेलों का, त्योहारों का आयोजन करना। ठीक है, अगर ऐसे छोटे मोटे काम के लिए भी अगर पैसे लेने लगे तो इंसान होने पर लानत है। अरे हमने कॉलेज लाइफ ना, मतलब पूरा ये मानो क्रांतिकारी वाली जी है। मतलब कॉलेज में ना धांधली हो जाती थी ना एडमिशन को लेके, यानी कम मेरिट वाले बच्चों को एडमिशन हो जाते थे, ज्यादा जिनके मार्क्स ज्यादा थे उनके नहीं होते थे। भाई साहब प्रिंसिपल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, तो एक बार तो प्रिंसिपल के खिलाफ ही कई बार मोर्चा खोला है, पूरे क्रांतिकारी टाइप से। नहीं, छात्र नेता वेता नहीं थे, नहीं ये नेतागिरी नहीं थे, लेकिन हाँ अगर कुछ गलत है तो फिर हमें परवाह नहीं थी कि कौन प्रिंसिपल है, कौन टीचर है, क्या है, गलत है तो गलत है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। यानी सोशल वेलफेयर के काम आप एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे देखिए अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त आने वाला है, अब गांव का हमारा जो सरकारी स्कूल है, अब देखो जितना हमसे हो सकेगा उतना क्या करेंगे हम, स्कूल के जो बच्चे हैं, देखिए सरकारी स्कूल में सारी सुविधा मुहैया नहीं कराती है सरकार, तो जितना हमसे हो सकेगा, जैसे मैं पर्सनली बात करूं तो मैं कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा, और जो मेरे साथी हैं जो जॉब करते हैं या जो सक्षम है करने में, उनसे कहूंगा कि भाई साहब आ जाओ, थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं। तो जितना हो सकेगा उतना क्या करूंगा, उतना स्कूल के लिए, कुछ बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का फायदा हो, कुछ उतना करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, सोशल वेलफेयर होते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको भी, जब आप भी सेलेक्ट हो जाओ कहीं जॉब में, तो देखिए जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा भाई साहब अपना घर बेच के करो, नहीं, पहले अपना घर है बाद में, जितना आप कर सको उतनी चीजें, अगर आप किसी एक बच्चे को भी पढ़ा सको तो उसके पढ़ाने में हेल्प कर देना, है ना, तो जितना हो सके उतना काम आप करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बता दिया टूर रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड कोई पिकनिक, जैसे आपका बीएड बीटीसी डीएलएड में लेके गए थे पिकनिक पे, हम गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला देखिए, संवाद, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार। अब ये क्या है, संवाद क्या है, अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है। चलिए आप लोगों के लिए तो कर ही रहे हैं, बताओ ये पढ़ाना दिन रात जग के आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं भाई, आपके लिए ही तो है। नहीं, ये मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, मुझसे इतने बड़े बड़े लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंसानियत के नाते हमें इतना तो हम्बल होना चाहिए, उतने का ये चीज तो हमें करनी चाहिए। हाँ जी, भेजा था, जब हम बीएड कर रहे थे हम गए थे कॉलेज टूर पे, लेकिन देखो कमाल का, देखो हम गए थे, कहाँ गए थे, मथुरा गए थे कॉलेज टूर पे, मथुरा गया था हमारा टूर। स्कूल से भी गया हूं, कॉलेज से भी गया हूं। आगे देखिए, संवाद के शिक्षण कार्य हेतु संप्रेषण शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है, यानी संवाद के शिक्षण कार्य के लिए संप्रेषण शब्द को भी यूज किया जाता है। संवाद क्या है, देखिए संवाद या संप्रेषण क्या है समझिए। संवाद वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों के साथ
छात्र शिक्षक के साथ, छात्र छात्र के साथ अपनी भावना, विचार, अनुभव, ज्ञान इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। सिंपल भाषा समझो, ये लैंग्वेज छोड़ो, सिंपल भाषा देसी समझो। संवाद कहते हैं बातचीत को। जैसे आपका कोई कॉलेज टाइम का मित्र था, 5 साल 10 साल 5 साल 4 साल 6 साल हो गए बिना मिले, अचानक से मिल गया, या आपने बुलाया कि यार आजा, आज मिला, बोले एक जगह बैठे, आज यार आज तो बातचीत करते हैं और बता क्या चल रहा है जीवन में। सब बढ़िया चल रहा है, भाभी कैसी, अब शादी भी हो गई है दोनों की, कि भाभी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सब बढ़िया चल रहा है ना, जॉब वगैरह सब बढ़िया चल रहा है ना। वो जो आपस में आप बातचीत करते हो ना, पता नहीं कब निकल गए 2 घंटे, वही कहते हैं संवाद। भाई मेरा था एनआरईसी कॉलेज खुर्जा, उसी को बोलते हैं संवाद। आगे बस समझ में। और आपको एक संवाद से एक बात याद दिलाता हूं, अपना एग्जांपल। मैं जब शायद एमएससी कर रहा था, हाँ मैं एमएससी कर रहा था, तो हमारा एक दोस्त बीएससी के बाद वो जो है दिल्ली चला गया था, हम एमएससी कर रहे थे। अब वो आया था एक दिन, उसका फोन आता है रात को कि भाई मैं आज जो है खुर्जा आ रहा हूं और मिलते हैं तेरे रूम पे। मैंने कहा ठीक है यार आजा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं उसे रोडवेज से आया, वो बस से, मैं उसे रोडवेज से लेने गया, लगभग वो आया 10 बजे के आसपास, 10 बजे 10-11 बजे आया और मैं उसे लेने गया। तो मैं लेने गया, मैं लाया उसे, बढ़िया से खाना वाना खाया, बोला नहीं यार भूख तो नहीं है, फिर भी एक कोल्ड ड्रिंक ली और आ गए पिए। अब हम जो है बात करते करते, हमारा मतलब शुरू से ही था कि जब हम दिल्ली भी साथ रहे थे, तो दिल्ली आराम से पार्क पे ऊपर बैठ के, आराम से शाम को बैठ के कोल्ड ड्रिंक लेके या जूस लेके बैठते थे, आराम से पीते थे और कुछ थोड़ा बहुत खाने का। ऐसे ही हम उस दिन रात को मेरे रूम की छत पे बैठे, आराम से हम बात करते रहे, ऐसे ही बात करते रहे बात करते करते अचानक मंदिर का घंटी बजने लगी। मैंने कहा यार मंदिर का घंटा रात में कौन बजा रहा है? मैंने कहा मंदिर का घंटा रात में कौन बजा रहा है? बात कर रहे हैं हम। अब मैंने टाइम देखा तो भाई सुबह के 4:30 बज रहे, सुबह के 4:30 बज रहे थे। हमें पूरी रात बात करते करते निकल गई, पता ही नहीं चला कि टाइम कब हो गया। तो ये होता है संवाद। अगली बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संवाद हमेशा द्विपक्षीय प्रक्रिया है, मतलब 2 लोगों के बीच ही हो सकता है। हाँ भाई एमएससी भी किया हूं, एमए भी किया हूं, दोनों काम किया हूं। उसके बाद देखिए, अर्थात इसमें प्रेषक तथा प्रेषित दो तो होंगे ही, यानी प्रेषक एक सुनने वाला एक सुनाने वाला। भाई एक सुनने वाला होगा एक सुनाने वाला। नहीं सच में बता रहा हूं, ये फेंक नहीं रहा हूं, रियलिटी है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवाद को स्थानांतरित करने वाले साधन संवाद के साधन कहे जाते हैं, जैसे रेडियो, किताब, समाचार पत्र आदि। ये क्या है? संवाद के साधन है। ये क्या है? संवाद के साधन। रेडियो और ये सब भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यानी आप देख सकते हो, द वर्ल्ड कम्युनिकेशन इज आल्सो यूज फॉर द टीचिंग ऑफ कम्युनिकेशन। टीचिंग ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण मतलब डायलॉग इज द प्रोसेस इन विच टीचर्स, ठीक है, एक्सचेंज देयर फीलिंग, थॉट्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज etc with students with teacher and student with student. Communication is always a two-way process. ये क्या है? two-way process है, ठीक है। देखो मेरा मानना यह है, दोस्त कम बनाओ। हाँ जी, मैंने मैथ से किया है, एम में ज्योग्राफी से किया है, मैथ से जो एमएससी किया है, ठीक है। बेटा हम चुगली नहीं करते हैं, चुगली नहीं चल रही होती है। नहीं भाई रैगिंग नहीं की, हम छात्रों की मदद की यार, रैगिंग नहीं की। संवाद के उद्देश्य क्या है? संवाद के उद्देश्य निम्नलिखित: शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना। शिक्षण कार्य को क्या करना? प्रभावी बनाना। ज्ञान, अनुभव, कौशल आदि का प्रभावी संचार करना। मानव विकास को बढ़ावा देना। विश्वव्यापी संवाद स्थापित करना। यह संवाद के उद्देश्य है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक टीचिंग वर्क इफेक्टिव, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल, प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट, टू स्टेबलाइज वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ठीक है। आपकी सचिन एकेडमी में सैलरी कितनी है? बेटा मेरी सैलरी उतनी है कि मैं भारत के किसी भी राज्य में चला जाऊं, किसी भी कोने में चला जाऊं, लेके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से लेके और गुजरात तक, आप लोगों का प्यार हर जगह मिलता है। इतनी सैलरी है मेरी। आगे बात समझ में। मैं मतलब किसी भी क्षेत्र में चला जाऊं, मेरी सैलरी उतनी है कि आप लोगों का प्यार हर राज्य में मिलता है। मैं दिल्ली जाऊं, मुंबई जाऊं, बनारस जाऊं, काशी जाऊं, प्रयागराज जाऊं, कानपुर जाऊं, इलाहाबाद जाऊं, उत्तराखंड जाऊं, हरिद्वार जाऊं, ऋषिकेश जाऊं, कहीं जाऊं, आप सब लोगों का प्यार वहीं मिलता है। आप मुझे वहीं मिलते हो और सब इतना प्यार देते हो, इतना सम्मान देते हो, बस वो मेरी सैलरी है। बाकी जो मिलता है ना, ये सब तो देखो
घर चलाने के लिए जरूरी होता है। मैं ये कहूं कि ना जी मुझे पैसे से प्यार नहीं है और पैसा बेकार है, नहीं भाई बेकार नहीं है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो मेरा घर कैसे चलेगा भाई, अगर पैसा नहीं होगा तो ये बोर्ड भी नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा ही जाता है, इस लाइट का बिल जो है वो पैसे से ही चुकाना पड़ता है ना। तो ठीक है, तो बाकी ये नहीं है कि पैसा सब कुछ है, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। ये मानो जीवन जीने के लिए 5 एलिमेंट होते हैं ना, 5 एलिमेंट, अरे 5 तत्व होते हैं ना जीवन में। दो धरती पे हो तो छठा जो तत्व है ना वो पैसा है। जब तक आप धरती पे हो छठा तत्व पैसा है। आई बात समझ में? आप लोग बताते क्यों नहीं है बेटा? हम लोग इसलिए नहीं बताते कि फिर ना आप जो जॉब छोड़ के और आप भी सोचोगे कि मैं भी सचिन अकेडमी में टीचर बन जाऊं, ठीक है, जॉब वॉब को साइड रखोगे, यार छोड़ो जॉब वॉब, क्या करनी है अब, जब ऐसी सैलरी है तो छोड़ो, है ना। तो इसीलिए हम आपको नहीं बताते, अब चुपचाप पढ़ लो। टू मेक टीच वर्क इफेक्टिव, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल, प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट, टू स्टेबलाइज वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। आगे समझिए, संवाद के प्रकार यानी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। संवाद मतलब कम्युनिकेशन। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, सब कुछ नहीं किया जा सकता, देखिए सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ, ज्यादातर चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवाद को प्रकृति के आधार पर मौखिक और लिखित तथा गैर मौखिक, मौखिक होता है, लिखित होता है और गैर मौखिक, 3 प्रकारों में बांटा जाता है। प्रेषण के आधार पर संवाद को एक पक्षीय संचार या द्विपक्षीय संचार और बहुपक्षीय संचार में बांटा जा सकता है। मतलब 2 तरह से बांटा जाता है। एक तो संवाद को प्रकृति के आधार पर 3 तरह के होते हैं, मौखिक, लिखित और गैर मौखिक, गैर मौखिक। और प्रेषण के आधार पर बात करें तो कितने होते हैं? 3 पक्षी होते हैं, एक पक्षीय होता है, द्विपक्षीय होता है, बहुपक्षीय होता है। कैसे होता है? यानी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओरल, रिटन एंड नॉन वर्बल। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बोले तो प्रेषण, ट्रांसमिशन के आधार पर कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन एंड मल्टीलेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो 3 तरह का होता है, कोई प्रोसेस नहीं है आपका, बस आपके अंदर पढ़ाने का स्किल होना चाहिए। आगे बात समझ में? आपके अंदर देखिए, आप किसी भी सचिन अकेडमी के, आप किसी भी संस्था में जाइए, आपके अंदर केवल और केवल पढ़ाने का टैलेंट होना चाहिए, आपको पढ़ाना आना चाहिए बस। अरे नॉन वर्बल भाई साहब, वर्बल और नॉन वर्बल नहीं जानते? अरे वर्बल और नॉन वर्बल, एक होती थी वर्बल बोलने वाली, एक नॉन वर्बल, जिसे आप बोल के ना बता सको, मौखिक ना बता सको, उसे आप इमेज वगैरह में समझा सको, होती थी ना, रीजनिंग में नहीं पढ़ते थे? अरे भाई साहब, प्रेषण मतलब होता है ट्रांसमिशन, प्रेषण, ट्रांसमिशन मतलब अपनी बात दूसरे को ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन 2 लोगों के बीच। अरे भाई साहब, जिसे बोल के ना आप, अरे रीजनिंग पढ़े, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पढ़े विजय सर से, जिसमें आपको इमेज बना बना के, रीजनिंग के चित्र बना बना के, आकृतियां देखो ऐसे, एक आकृति दे दी जाती थी ऐसे, और इसमें पूछा जाता है इसमें ऐसे एरो, इसमें ऐसे एरो, इसमें गोला, बताता कि इसमें क्या आएगा। ये क्या थी? नॉन वर्बल रीजनिंग थी, याद है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और रह गया यार। मौखिक संवाद, सबसे पहले समझिए मौखिक संवाद क्या होता है, जिसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। समझिए, मैं बताता हूं। मौखिक संवाद में कही गई बातें शामिल होती हैं, इसमें वक्ता तथा श्रोता दोनों आमने सामने होते हैं, परंतु कुछ मौखिक संवाद में वक्ता तथा श्रोता एक जगह पर होना अनिवार्य नहीं है, जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे देखिए, अब हमारे बीच क्या हो रहा है? मौखिक संवाद हो रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, क्या हो रहा है? मौखिक संवाद। लेकिन हम और आप, जैसे आप वीडियो कॉल पे बात करते हो, तो वो क्या है? मौखिक संवाद है, आप बात कर रहे हो ना वीडियो कॉल पे। आगे बात समझ में? उसके बाद क्या कह रहा है? यानी involves things said in this both the speaker and the listener are face to face but in some oral communication it is not mandatory। मतलब कुछ जगह ये वैसे तो आमने सामने बात करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ऑडियो फोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगला है लिखित संवाद। लिखित संवाद क्या है? लिखित संवाद में संसाधनों द्वारा कही गई बातों का प्रसार किया जाता है, जैसे पत्र, पत्रिकाएं, किताब। लिखित संवाद जैसे न्यूज़पेपर, पत्र, पत्रिकाएं, किताब, क्या है? लिखित संवाद है। मैंने अपनी बात कुछ लिख दी, आप तक पहुंचा दी, वो क्या है? लिखित संवाद हो गया। आगे बात समझ में? यानी अगर मैं बात कर, फिर आता है गैर मौखिक संवाद। इसमें संकेत या सारे हाव भाव आते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं, क्या बोलूं मैं आपसे? समझ गए ना आप? मैं आपसे बोलूं, समझ गए ना आप? क्या है? विक्ट्री, जीत का साइन, ऑल द बेस्ट। तो आप बिना कहे समझ गए, क्या है? नॉन वर्बल। इसी को क्या बोलते हो? नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई बात समझ में? वो गाना सुने हो ना, वो गाना अखिल नाम है उस लड़के का, क्या? मैं जदू तेरे ख्वाबा वाली रात, वो वाला जो गाना है, ख्वाब वाला, वो जो लड़की बहरी होती है, वो उसे मतलब इशारों में समझती है, वो लड़की, उसे सुनाई नहीं देता, तो फिर वो किताब में देख देख के सीखता है। वो वाली गान जो है, इकट्ठी होकर दुनिया बना लइए, वो वाला गाना सुने हो ना, वो वाला। तो वो क्या है? वो गैर मौखिक संवाद में आ जाएगा, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। आई बात समझ में? आ गई?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आगे देखिए। प्रभावी संवाद की विशेषताएं। अब देखिए कोई भी संवाद प्रभावी कैसे बनेगा, क्या विशेषताएं होती हैं प्रभावी संवाद की, आइए जानते हैं। क्या बलग सर, सच बताऊं मुझे लगा आप, अच्छा अरे पागल हो अरे जब ऐसे करते थे इसका साइन, इसका मतलब क्या होता था, विक्ट्री, इसका मतलब ऑल द बेस्ट। हाँ क्यों नहीं पढ़ा सकते हो, बिल्कुल पढ़ा सकते हो। अपने अंदर वो क्वालिटी, अपने अंदर वो स्किल डेवलप करो कि आप यहां तक, मैं तो सोचता हूं आप दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी में पढ़ा सकते हो आप। क्यों भाई, गोविंद करवाएगा क्या शादी? हाँ भाई, अरे शादी वादी करवाओगे क्या? चलो आगे समझो। अरे बहुअर्थी मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुअर्थी मतलब बहुत सारे अर्थ। नहीं जी, मैं दिल्ली से नहीं पढ़ाता, देखिए ऑफिस दिल्ली में है, मैं सारे टीचर मोस्ट ऑफ अपने अपने घर से पढ़ाते हैं, मैं बुलंदशहर में रहता हूँ, ठीक है, मैं बुलंदशहर से आपको पढ़ाता हूँ बस। अब चुपचाप पढ़ लो, आगे देखिए। देखिए पहला देखिए, प्रभावी संवाद के निम्नलिखित विशेषताएं होना आवश्यक है। प्रभावी संवाद स्पष्ट होना चाहिए, मतलब डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बात का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इफ बट नहीं होनी चाहिए उसमें। दूसरा, द्विअर्थी या बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, मतलब ऐसे शब्द कम यूज करिए जिनका एक से ज्यादा अर्थ हो। द्विअर्थी मतलब दो अर्थ हो, बहुअर्थी मतलब बहुत सारे अर्थ हो। ऐसे शब्द जब आप संवाद करो तो ऐसे शब्द कम से कम यूज करो या यूज ना करो जिनके अर्थ एक से ज्यादा हो, ठीक है। आगे समझिए। प्रेषक तथा प्रेषित के बीच, यानी सुनने वाले और सुनाने वाले के बीच अनावश्यक अंतराल नहीं होना चाहिए। पता चले आप जो दो लोगों के बीच संवाद करा रहे हो, एक की उम्र 10 साल है, एक की उम्र 20 साल है, 25 साल है, तो यार 10 साल वाला 25 साल वाले की बात क्या समझेगा? बेटा बुलंदशहर में ही पड़ता है खुर्जा। या 20 साल 25 साल वाला 10 साल वाले को क्या समझाएगा? आगे बात समझ में? भाई साहब सैलरी उतना है कि घर का चूल्हा जल जाता है, अपना जिंदगी जी लेते हैं, जीवन सुख में चल रहा है, बाकी तो देखो चाहिए ही क्या। देखो गुजारा वत्ता हो रहा है बढ़िया से, ईश्वर की कृपा है, दो रोटी टाइम से मिल रही है, बस बढ़िया चल रहा है, बहुत है अच्छा, चलो आगे आ जाओ। सही पृष्ठभूमि संवाद को प्रभावी बनाती है, मतलब पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है वो सही होना चाहिए। संवाद दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं। संवाद के शब्द सरल और उपयुक्त होने चाहिए, और संवाद का हिस्सा श्रोता के अनुरूप होना चाहिए। अब 10 क्लास का 10th क्लास का बच्चा है तो उसे उसी के हिसाब से संवाद होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने हिंदी में बताई वो इंग्लिश में भी है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज नेसेसरी टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, यूज ऑफ वर्ड्स विद डबल मीनिंग और मल्टीपल मीनिंग शुड बी minimized. There should not be unnecessary gap between the sender and the address. The right background make communication effective. Communication should be two-way. The word of communication should be simple and appropriate. The level of communication should suit of the listener. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। शिक्षण विधि के रूप में संवाद। संवाद क्या होना चाहिए? शिक्षण विधि के रूप में जो है संवाद को होना चाहिए। कैसे होना चाहिए जी शिक्षण विधि के रूप में, आइए समझते हैं। शिक्षण विधि के रूप में इस प्रकार संवाद होना चाहिए। पहले समझिए, शिक्षण कार्य को व्यवहारिक रूप से सफल संवाद ही बनाता है। संवाद ही शिक्षण सामग्री को, ज्ञान का प्रवाह शिक्षक तथा छात्र दोनों की ओर करता है, ठीक है। प्रभावी संवाद को महत्वपूर्ण शिक्षण विधि माना जाता है। प्रभावी संवाद में मौखिक, गैर मौखिक आदि आते हैं जो शिक्षण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो स्तरीय या बहुस्तरीय संवाद जैसे शिक्षक छात्र 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 महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। देखो समझो, कई बारी क्या होता है, कई बारी आपका कोई टीचर जो बहुत हार्ड हो, मतलब देखने में स्ट्रिक्ट हो और बड़ा मतलब अच्छा पढ़ाने वाला भी अच्छा हो और वैसे भी टफ हो, और आपसे आके क्लास में एक दिन कहे कि चलो आज पढ़ाते नहीं है, आज आपसे कुछ वार्तालाप करते हैं, और टीचर आपसे कोई वार्तालाप करने लगे। टीचर आपसे कोई वार्तालाप करने लगे। जब टीचर आपसे वार्तालाप करने लगता है तो आप सोचते हो आज तो मजे आ गए, आज तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। लेकिन बेटा उस दिन उस टीचर ने सबसे ज्यादा उसी दिन आपको पढ़ाया। दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई जिस दिन आपका टीचर आया जो बहुत आपको मारता भी था, पढ़ाता भी था, टीचर आया और थोड़ा ऐसा था, लगता था कि ये खड़ूस टीचर है, वो खड़ूस टीचर एक दिन आपकी क्लास में आता है और आपसे कहता है कि चलो आज आपको पढ़ाते नहीं है, आज आपसे बातें करते हैं। आपके मजे आता है, ओ बेटे आज तो बल्ले बल्ले हो गए, आज तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। लेकिन वास्तव में उसी दिन टीचर जब आपसे वार्तालाप कर रहा था, जब आपसे बातचीत कर रहा था, उस दिन टीचर ने आपको सबसे ज्यादा पढ़ाया। आई बात समझ में? उसी दिन टीचर ने क्या किया, आपको सबसे ज्यादा पढ़ाया। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुई कहानी?
यूट्यूब पर आप और रामेंद्र सर कैसे एक साथ आ जाते हैं? बेटा ये ना, ये सब टेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी होती है, आजकल टेक्नोलॉजी दुनिया में है, तो कोई भी दो लोग एक साथ आ जाते हैं। बेटा अभी तो ऐसे समझ लो कि रामेंद्र सर पहले आते हैं या मैं पहले आता हूं, रामेंद्र सर पहले आते हैं मैं बाद में आता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि रामेंद्र सर अपने घर होंगे, मैं अपने घर होंगे और हम दोनों एक साथ आ रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ये भी संभव है। तो आज की दुनिया में कुछ भी संभव है, असंभव कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का काम है। अब आप पढ़ पा रहे हो क्या है? देखो आप ये सोचो, ये जो बैच आप ले रहे हो ना सीटेट के बैच के लिए 20-20, 30-30 हजार फीस होती है, वही फीस आप 800-1000 रुपए में जो लेके और एक साल तक के लिए बैच ले रहे हो और घर घर तक पहुंच रहे हो। देखो सबसे ज्यादा देखो ऑनलाइन के फायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन अगर मैं मानूं सबसे बड़ा फायदा अगर कोई मुझसे क्या है पूछे क्या है, मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन का सबसे बड़ा जो ऑनलाइन का फायदा हुआ है वो हुआ है हमारे समाज में महिलाओं को, हमारी माता, हमारी बहनों को। रीजन क्या है? देखिए एक लड़का अपने घर से कोचिंग के लिए बाहर जा सकता है, दूर जा सकता है, 10-20-50 किलोमीटर जा सकता है, दिल्ली जैसे शहर में रूम लेके रह सकता है, अकेला रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लड़की नहीं रह सकती, और स्पेशली अगर मैं बात करूं और अगर वो लड़की हाउस वाइफ है तो भाई फिर तो वो बिल्कुल भी, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो पहले कोचिंग जाए फिर वहां कोचिंग करे फिर आए, क्योंकि उतना समय ही उसके पास नहीं होता है। उनके पास मैं जानता हूं जो हाउस वाइफ होती है वो कितना काम उनके लिए होता है। तो ये जो ऑनलाइन है हाउस वाइफ के लिए तो एकदम वरदान साबित हुआ है, सबसे जो फायदा हुआ है वो हाउस वाइफ को हुआ है। तो ये सबसे अच्छा है ऑनलाइन का जो है, मतलब ऐसे कह सकते हो इतना अच्छा मूव है ऑनलाइन का कि बाकी सारे जो इसके नेगेटिव चीजें वो छिपाई जा सकती हैं अकेले इस मूव से, ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त मूव है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये डायलॉग एज अ टीचिंग मेथड, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। बाकी ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर, कल इसके मैं आपको ना क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, कल इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करवा दूंगा, और कल की क्लास में हम अगला चैप्टर यानी तीसरा वाला जो चैप्टर है हमारा वो हम पढ़ने वाले ठहरे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत साथियों।